पॉलिटिकल करंट अफेयर्स की सीरीज और उसका लेक्चर नंबर 4। शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में अलग अलग कानून होते हैं जिनमें अलग अलग क्राइम्स के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स दी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यदि किसी ने कोई यौन शोषण करा, सेक्सुअल हरासमेंट करा, कोई रेप करा, तो उसको कम से कम इतनी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्राइम्स में मिनिमम सजा जो है 20 साल की दी हुई है। मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग का मतलब होता है कि यदि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई कानून पास करते हैं, कोई लॉ पास करते हैं, और उस लॉ के अंदर एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए उन्होंने मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दी कि अगर कोई रेप होता है तो उसके लिए मिनिमम 20 साल की सजा तो होगी, अगर कोई चाइल्ड मैरिज करवाता है तो उसके लिए मिनिमम इतनी सजा तो होगी, उसे कहते हैं मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग। कि कानून के अंदर जब एक बेसिक लिमिट सेट कर दी जाती है कि अगर ये क्राइम कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी हालात में हो रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई भी जस्टिफिकेशन देने की वो कोशिश करे, लेकिन कम से कम इतनी सजा तो होगी ही होगी, उसे कहते हैं मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग। यहां पे आपको पता है कि भारत में जो सिस्टम चलता है वो चलता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का। मतलब हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बीच में ही पावर जो है बटी हुई होती है। हमारे यहाँ कंप्लीटली ना तो अमेरिका वाला सिस्टम है दैट इज जुडिशियल सुप्रीमेसी, और ना ही कंप्लीटली यूके वाला सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। ऐसे में ये जो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग है, ये कॉन्सेप्ट लेजिस्लेचर को, मतलब कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा को एक पावर देता है कि आप अगर चाहो तो किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग में होता है कि जब वो केस जजेस के पास पहुंचता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, उस केस में जजेस जो हैं वो कानून में मेंशन्ड पनिशमेंट से कम पनिशमेंट नहीं दे सकते। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी रेप के कानून में लिखा है कि सजा कम से कम 20 साल की होगी, तो जजेस उसे 19 अपने आप नहीं कर सकते, 18 अपने आप नहीं कर सकते, 17 साल अपने आप नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम 20 साल की सजा तो सुनानी ही होगी, क्योंकि कानून के अंदर मिनिमम सेंटेंस जो है, कम से कम न्यूनतम सजा जो है वो 20 साल की मेंशन्ड है। तो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग के कॉन्सेप्ट में जजेस के पास यह पावर नहीं होती कि वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर द्वारा सेट लिमिट के नीचे उससे कम पनिशमेंट दें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2 लैंडमार्क जजमेंट्स में बोला कि मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग जो है ये हम मानते हैं, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है। एक जजमेंट है मोहम्मद हशीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2016, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस वो होता है, पनिशमेंट वो होता है जिसकी ड्यूरेशन जो है आप एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे नहीं ले जा सकते। सिमिलरली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस विक्रम दास 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट्स के पास, अदालतों के पास अपनी कोई शक्ति, कोई पावर नहीं है कि वो एक मिनिमम सेंटेंस के नीचे, एक मिनिमम पनिशमेंट के नीचे कोई पनिशमेंट दे पाए। मतलब कि आपको यहां पे प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है कि किसी को भी सजा सुनाने की जो शक्ति होती है कोर्ट की वो एब्सोल्यूट होती है। जवाब है ना। आप कहेंगे कि यहां पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे लग रहा है हमारी डेमोक्रेसी का। मतलब कि आप ये बोलेंगे कि जब कोई केस जो है वो कोर्ट पहुंचता है, वहां पे जजेस अपनी एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जजेस को लग रहा है कि नहीं ये वाला केस ऐसा है, इसमें 20 साल की जगह 5 साल की सजा दे देते हैं, केस खत्म करते हैं। नहीं, अगर उस कानून में मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग 20 साल की है, तो वहां पे जजेस और कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो कानून के अंदर मिनिमम पनिशमेंट मेंशन है उन्हें वो देनी पड़ेगी। मतलब कि इसको हम कैसे नजरिए से देख सकते हैं कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद है, उन्होंने कोर्ट के ऊपर एक चेक लगाया हुआ है, कोर्ट के ऊपर एक चेक लगाया हुआ है कि सर अगर ये क्राइम होता है तो आपको यहां पे अपना विवेक, अपना डिस्क्रिशन नहीं लगाना, आपको कम से कम 20 साल की सजा देनी ही होगी। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये था हमारा आज का पहला मुद्दा। ऑल्सो क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है, तो ऐसे में हमारा ऑल इंडिया अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे, जहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स के पैटर्न पे होने वाला है, जहां पे आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसका लिंक नीचे है, जरूर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अगला मुद्दा है अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यूपीएससी ने पिछले 2-3 वर्षों में गवर्नेंस रिलेटेड सवाल भी पूछना शुरू करा है, जहां पे वो कभी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या फिर कभी किसी पुलिस अधिकारी के अपॉइंटमेंट रिमूवल को लेकर सवाल पूछते हैं। ऐसे में ये गवर्नेंस रिलेटेड एक मुद्दा जो मैं यहां पे कवर करा रहा हूं, नागालैंड को लेके ये मसला न्यूज में था। अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्या है पूरा मसला, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट इसके बारे में क्या बोलती हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड आता है डीजीपी, ये कौन होते हैं?
डीजीपी जो होते हैं वो एक आईपीएस अफसर होते हैं और वो एक स्टेट के हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल होते हैं। उससे ऊपर स्टेट में कोई पोस्ट नहीं होती। डीजीपी जो होते हैं ही इज द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ अ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में गाइडलाइंस ले डाउन करी कि जब भी किसी भी राज्य में डीजीपी का अपॉइंटमेंट होता है तो हमारे को क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। उन जजमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यूपीएससी ने 2009 में अपनी फाइनल गाइडलाइंस निकाली और यूपीएससी ने बोला कि ये जो 2009 वाली गाइडलाइंस हैं ये हमने प्रकाश सिंह जजमेंट के सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई है। सवाल उठता है कि यूपीएससी के जो 2009 की गाइडलाइंस है इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले ये बोला कि ये जो डीजीपी अपॉइंट करने की पूरी प्रक्रिया होती है इसमें क्या होगा कि डीजीपी सपोज करिए एक पर्टिकुलर स्टेट को अपॉइंट करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से वेस्ट बंगाल को डीजीपी अपॉइंट करना है। तो अब वेस्ट बंगाल की सरकार क्या करेगी, ममता बनर्जी सरकार क्या करेगी कि जो भी उनकी स्टेट में एलिजिबल ऑफिसर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएगी। वैकेंसी एक है डीजीपी की सपोज करिए, लेकिन वो क्या करेंगे 10-15 ऑफिसर्स की एक लिस्ट बनाएंगे कि हाँ हमारे को लगता है कि डीजीपी की पोस्ट भरने के लिए ये 10-15 ऑफिशियल्स जो हैं ये लायक हैं, एलिजिबल हैं। और वो जो लिस्ट है वो यूपीएससी को भेजी जाती है। जैसे ही ये लिस्ट यूपीएससी को भेजी जाती है वो जो लिस्ट में नाम है वहां पे कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं। ऐसा यूपीएससी ने अपनी 2009 की लिस्ट गाइडलाइंस में बोला था कि जब आप ये यूपीएससी को लिस्ट भेज रहे हो, सपोज वेस्ट बंगाल ने अगर 10-15 ऑफिसर्स का नाम भेजा तो वो जो नाम सेलेक्ट किए गए हैं वो किस बेसिस पे किए गए हैं। सबसे पहले उनको पुलिस सर्विस में कम से कम 30 साल हो गए हो, उनका सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा है ये चेक किया जाएगा कि क्लीन रिकॉर्ड है या नहीं है, कोई करप्शन का चार्ज तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का चार्ज तो नहीं है। साथ में विजिलेंस की क्लियरिंग कि कोई विजिलेंस का केस तो नहीं चल रहा, कोई घूसखोरी का केस तो नहीं चल रहा। साथ में जो भी ऑफिसर्स की लिस्ट भेजी जाएगी, सपोज वेस्ट बंगाल ने अगर 15 ऑफिसर्स की लिस्ट यूपीएससी को भेजी तो वो सब एडीजी होने चाहिए, मतलब कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होने चाहिए। इस रैंक या इससे ऊपर होने चाहिए, तभी आप डीजीपी बन सकते हैं। ऐसा यूपीएससी की गाइडलाइंस में बोला गया था जो प्रकाश सिंह जजमेंट को बेस बना के बनाई गई थी। ऑल्सो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड नहीं करोगे डीजीपी के लिए जिनके रिटायरमेंट में आईपीएस से रिटायरमेंट में 6 महीने से कम बचे हों। मतलब कि उनके रिटायरमेंट में 6 महीने उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप वो 15 ऑफिसर्स, 20 ऑफिसर्स, 25 ऑफिसर्स की लिस्ट में उनका नाम डालोगे। तो गाइडलाइंस जो हैं ये स्टेट को फॉलो करनी होंगी। एक्सपीरियंस, सर्विस रिकॉर्ड, विजिलेंस कि उनका पीछे का घूसखोरी वगैरह का ये सब रिकॉर्ड क्लियर है, एडीजी रैंक पे होने चाहिए और उनके रिटायरमेंट में 6 महीने उससे ज्यादा होने चाहिए। सवाल उठता है कि स्टेट ऐसी लिस्ट यूपीएससी को कब भेजेगा। ये लिस्ट यूपीएससी को तब भेजी जाती है जब अभी वाले जो सिटिंग डीजीपी हैं स्टेट के उनके रिटायरमेंट में 6 महीने रहते हैं। कि मतलब अगर वेस्ट बंगाल को अपने नए डीजीपी अपॉइंट करने हैं तो वो जो एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हुए लिस्ट बना के यूपीएससी को भेजेंगे। वो लिस्ट कब भेजेंगे, जब अभी जो उनके डीजीपी हैं उनके रिटायरमेंट में 6 महीने रहते हैं। उस समय पे स्टेट यूपीएससी को लिस्ट भेजेगा। जब ये लिस्ट यूपीएससी के पास जाती है तो यूपीएससी एक पैनल बनाता है और उस पैनल में इस लिस्ट को लेकर डिस्कशन होती है कि ये जो 10-15 नाम हमारे पास आए हैं इनमें से बेस्ट ऑफिसर कौन से हैं। इसे हम बोलते हैं एम्पैनलमेंट कमिटी ऑफ यूपीएससी। ये जो एम्पैनलमेंट कमिटी ऑफ यूपीएससी होती है इसमें टोटल 5 लोग होते हैं। इसके चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के चेयरमैन, मतलब कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो ये डीजीपी वाले एम्पैनलमेंट कमिटी के भी चेयरमैन होते हैं, वो दोनों जगह के चेयरमैन होते हैं। यूपीएससी चेयरमैन के अलावा इसमें यूनियन होम सेक्रेटरी, स्टेट होम सेक्रेटरी नहीं, केंद्र सरकार में जो होम मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी जो है वो, जो कंसर्न स्टेट है उसके चीफ सेक्रेटरी कि मतलब अगर वेस्ट बंगाल में डीजीपी को अपॉइंट करना है तो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, कल को उत्तर प्रदेश में डीजीपी को अपॉइंट करना है तो उत्तर प्रदेश के स्टेट चीफ सेक्रेटरी। ऐसे करंट डीजीपी जो अभी सिटिंग डीजीपी हैं वो भी यहां पे आएंगे कि हाँ मेरे बाद कौन आने वाला है जरा देखूं। और आखिरी में चीफ ऑफ अ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बीएसएफ वगैरह हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो गई, इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें से किसी भी जो हमारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ यहां पे होने चाहिए। ये 5 लोग मिलके एक एम्पैनलमेंट कमेटी बनाते हैं और फिर जो 10-15 नाम आए हैं स्टेट की तरफ से उनमें से 3 नाम चुनते हैं। उनमें से 3 नाम चुनेंगे, उनमें से 3 नाम चुनेंगे। तो देखिए प्रोसेस क्या बना, स्टेट ने एलिजिबिलिटी के बेसिस पे अपनी लिस्ट बनाई, यूपीएससी को भेजी, यूपीएससी ने एम्पैनलमेंट कमेटी बनाई 5 लोगों की। वो 5 लोग 3 नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे और वो 3 नाम जो शॉर्टलिस्ट किए हैं वो भेजे जाएंगे राज्य की सरकार को। राज्य की सरकार के पास जब ये 3 नाम जाते हैं
तो प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे ही राज्य को ये 3 नामों की लिस्ट मिलती है, उन्हें मेरिट के बेसिस पे कोई भी एक नाम सिलेक्ट करना होगा। मतलब कि यहां पे ये बोला गया था कि सिर्फ सीनियरिटी जो होती है कि आप कौन से बैच के आईपीएस हो, सिर्फ वो एक लौता पैरामीटर क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि सीनियरिटी के साथ-साथ कौन कितना अच्छा है काम करने में, किसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है और कौन मेरिटोरियस है इस पोजीशन के लिए, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए आप एक डीजीपी चुनोगे। स्टेट ने लिस्ट भेजी यूपीएससी, यूपीएससी की एम्पैनलमेंट कमेटी 3 नाम स्टेट को, स्टेट उन 3 में से एक चुनेगा मेरिट के बेसिस पे। साथ में यूपीएससी की जो 2009 की गाइडलाइंस थी, उसमें यह बोला गया कि यदि कोई छोटी स्टेट है, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, वहां पे यूपीएससी 3 की जगह 2 नाम भी भेज सकता है कि छोटी सी स्टेट है, ज्यादा चॉइसेस बचते नहीं है, तो 3 की जगह 2 नाम भी भेजे जा सकते हैं, राइट। स्टेट गवर्नमेंट जो है एक नाम चुनेगी, 3 नाम या 2 नाम, अगर छोटी स्टेट है तो 2 नाम में से एक नाम चुनेगी, अगर बड़ी स्टेट है तो 3 नाम में से एक नाम चुनेगी और उन्हें डीजीपी अपॉइंट कर लिया जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन निकलेगा आपका, डीजीपी के अपॉइंटमेंट पे तो क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, साथ में क्वेश्चन निकलेगा क्वाजी फेडरलिज्म के ऊपर कि जो स्टेट के पुलिस हेड होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। यह स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा यूपीएससी सेंट्रल बॉडी है और यूपीएससी ही फाइनली 3 नाम चुनती है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी का काफी बड़ा रोल है डीजीपी को अपॉइंट करने में। ऐसे में ये एक क्वाजी फेडरल फीचर माना जा सकता है। तो क्वाजी फेडरलिज्म के ऊपर यहां से एक सीधा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यहां पे केंद्र के पास एक और पावर है। सपोज करिए कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक आईपीएस ऑफिसर को कोई काम दिया और स्टेट ने उन्हीं को डीजीपी बनाने के लिए चुन लिया। सपोज करो एक पुलिस अधिकारी है, एक आईपीएस अधिकारी है, लेट अस से मिस्टर ए वेस्ट बंगाल ने इनका नाम चूज करा। उन्होंने बोला कि ये जो मिस्टर ए है, मैं इनको डीजीपी बनाना चाहता हूं, लेकिन केंद्र गृह मंत्रालय ने बोला कि नहीं, हमारे को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इनकी जरूरत है बॉर्डर के ऊपर, हम इन्हें कोई खुफिया असाइनमेंट देना चाहते हैं, हम इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी सेंसिटिव काम देना चाहते हैं, तो इसलिए ये अभी आपके डीजीपी नहीं बन सकते, आप दूसरा नाम चूज कर लीजिए। ये अलाउड है। मतलब कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ने डीजीपी बनाने के लिए किसी एक अधिकारी का नाम चुन भी लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सीधा अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए बोल सकती है कि इनको अभी मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे को इनको दूसरे सेंसिटिव काम देने हैं जो देश की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जो यूपीएससी की लिस्ट है उसमें से कोई दूसरा नाम चुन लीजिए। एक और क्वासी फेडरल फीचर यहां पे देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिसर का अपॉइंटमेंट रोक सकती है, ये बोल के कि मेरे को इन्हें कहीं और काम पे भेजना है। ऑल्सो कई बार ये मसला उठता है कि क्या जिन ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है डीजीपी की तरह, क्या उनकी मर्जी यहां पे इंपॉर्टेंट होती है कि कल को सपोज करिए मिस्टर ए को डीजीपी की तरह चुन लिया गया और अब वो कहे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा वेस्ट बंगाल, मेरा मन नहीं है उधर काम करने का। नहीं, कंसेंट जो है ऑफिसर का, उनकी जो सहमति है वो यहां पे जरूरी नहीं होती। अगर यूपीएससी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये यहाँ के डीजीपी बनेंगे तो उन्हें बनना पड़ेगा, वो वहां पे मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं बनूंगा। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से क्वाजी फेडरलिज्म जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा पावर है। एक, यूपीएससी नाम सिलेक्ट करता है जो कि सेंट्रल बॉडी हो गई। दूसरा, अगर कोई अधिकारी सेंसिटिव पोस्टिंग वगैरह पे है, कोई सेंसिटिव असाइनमेंट पे है, तो ऐसे में केंद्र की सरकार मना कर सकती है कि हम इन ऑफिसर को अभी नहीं भेज सकते, ये और भी ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो यूपीएससी अगर चाहे, मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे जो स्टेट को अपनी लिस्ट भेजनी होती है उसमें एलिजिबिलिटी होती है कम से कम 30 ईयर्स की, कि जो स्टेट यूपीएससी को लिस्ट भेज रहा है वहां पे कम से कम 30 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई छोटी स्टेट है, वहां पे बहुत ज्यादा आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड नहीं है और किसी के पास भी 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में उस स्पेसिफिक केस में यूपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये बोल सकती है स्टेट को कि ठीक है, आपके यहां 30 साल वाले ऑफिसर नहीं है, जो 25 साल वाले ऑफिसर हैं आप उनका नाम हमारे को भेज दो, हम उसमें से शॉर्टलिस्ट कर देंगे। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तो ये डिस्क्रिशन हो गई कि वो किसी ऑफिसर को अगर नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं छोड़ें। दूसरा, अगर हमारे को एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी कम करनी है, 30 साल की जगह 25 साल करनी है, तो कौन करेगा? यूपीएससी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश पास करेगी और यूपीएससी स्टेट को बोलेगा कि नहीं, आप 30 नहीं 25 वाले ऑफिसर भेज दो, हम देख लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट डीजीपी के अपॉइंटमेंट में काफी बड़ा रोल है। क्वाजी फेडरलिज्म का यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। और प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रेस करके बात बोली थी कि सर देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो सीनियरिटी होती है कि आप कौन से बैच के आईपीएस ऑफिसर हो, वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है अकेला। आपको उसके अलावा जो दूसरे क्राइटेरिया हैं,
जैसे कि मेरिट, जैसे कि विजिलेंस, जैसे कि सर्विस रिकॉर्ड, जैसे कि किस तरीके से उन्होंने अभी तक काम करा है, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपॉइंटमेंट करना होगा। कोई फेवरेटिज्म, बायसनेस नहीं चलेगा, कोई भी सीनियरिटी के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये पूरे लेक्चर के जितने भी पीडीएफ्स हैं ये मैं हर रोज अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। उसको मैंने इस तरीके से अपलोड करा है कि आप अगर उसका प्रिंट लेते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। अभी तो ये स्लाइड्स थोड़े से फैंसी हैं, लेकिन मैंने उनका उधर टेलीग्राम पे फॉर्मेट चेंज कर दिया जिससे कि आप आसानी से उसका प्रिंट लेके रिवाइज कर पाएं और आपके ज़्यादा खर्चा भी ना हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए इसके पीडीएफ के लिए। ये चौथा लेक्चर है, चारों का पीडीएफ मैं डाल दूंगा। आगे बढ़ने से पहले 13 अप्रैल से अपने अनअकैडमी के बैचेस शुरू हो रहे हैं प्री मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ज्वाइन करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। आरंभ बैच अपना 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में फॉर प्री मेंस इंटरव्यू, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, सब एक जगह पे आपको मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। अगला मुद्दा है अपना डिस्क्लोजर ऑफ जर्नलिस्टिक सोर्सेस। मतलब कि आपने ये मीडिया वगैरह देखा होगा कि कहते हैं कि हमारे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यहाँ पे अभी अभी ऐसा हो गया, हमारे सूत्रों का कहना है कि उधर अभी अभी ऐसा हो गया। ये जो मीडिया वाले वर्ड यूज करते हैं, आवर सोर्सेस टोल्ड दैट दिस इज हैपनिंग इन सो एंड सो कंट्री, आवर सोर्सेस, हमारे सूत्र, इसका क्या मतलब होता है? ये होते हैं जर्नलिस्टिक सोर्सेस। कि मतलब एक व्यक्ति है जो किसी विभाग में काम कर रहा है, उसको, या कोई कंट्री में काम कर रहा है, कोई एम्बेसी में काम कर रहा है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, और उसे देखा कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मीडिया को पता होना चाहिए। उसने चुपचाप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए अपने रिपोर्टर दोस्त को फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है, मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप इमेजेस भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, अपने न्यूज चैनल पर चला दो, जनता को पता होना चाहिए कैसे घोटाला हो रहा है। ऐसे में मीडिया अपना काम कर रही है जनता को अवेयर रखने का। मीडिया के पास आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और मीडिया जो है ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो ब्रॉडकास्टिंग करे और कोई भी न्यूज को टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। वैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई सारी जजमेंट्स में बोला है कि आर्टिकल 19 जो कि बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, उसमें ये जो मीडिया का और प्रेस का अधिकार है वो कवर्ड है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया जो है वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है। तो मीडिया तो अपना काम कर रहा है। ऐसे में वो जो सूत्र है, वो जो सोर्स है जिसने मीडिया पर्सन को अपनी रिपोर्ट दी, उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मानो कि जिसके खिलाफ उसने रिपोर्ट दी, कल को कोई बहुत बड़ा ऐसे गुंडा टाइप व्यक्ति हुआ तो वो तो उसको कुछ हार्म कर सकता है, उसको मरवा सकता है, उसकी किडनैपिंग करवा सकता है, ऐसा कुछ भी करवा सकता है। मतलब कि अगर आप डेमोक्रेसी को हेल्दी रखना चाहते हो तो ऐसे में जो जर्नलिस्टिक सोर्स होता है, जो हमारे पत्रकारों का सोर्स होता है, जो उनका सूत्र होता है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। यह मुद्दा भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में उठा कि ये जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज होते हैं, ये जो हमारे जर्नलिस्ट के सूत्र होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज हमारे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज को प्रोटेक्ट करे। मतलब कि यदि किसी जर्नलिस्ट, किसी पत्रकार के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है, सीबीआई की, आईबी की या पुलिस की, एटसेट्रा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो वो जो अथॉरिटीज हैं, वो जो एजेंसीज हैं, वो पत्रकार को फोर्स कर सकते हैं कि आप अपने सोर्स के बारे में हमारे को बताइए। पत्रकार को बताना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमारे सोर्सेज को प्रोटेक्ट करे, हमारे जर्नलिस्टिक सोर्सेज को प्रोटेक्ट करे। मतलब कि हमारे जो पत्रकार, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो किसी भी कानून का सहारा लेके ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं अपने सोर्स की सिक्योरिटी के नाम पे आपको नहीं बता सकता। उनको बताना पड़ेगा। ऐसा हमारे यहां कोई कानून नहीं है जो सोर्सेज को आज की तारीख में प्रोटेक्ट करे। ऑल्सो ये जो हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे लोअर कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, अगर सुनवाई के दौरान, किसी केस के दौरान ये कहते हैं कि नहीं, आपको अपना सोर्स के बारे में हमारे को बताना पड़ेगा तभी हम इस केस का डिसीजन दे पाएंगे, उस केस में भी एक पत्रकार को अपने सोर्स के बारे में बताना होगा। एक पत्रकार को बताना होगा कि उनको एक खबर कहां से मिली है, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, इमेजेस कहां से मिले। मतलब कि एक जो पत्रकार का सोर्स होता है, उसको छुपाने का, उसको गोपनीय रखने का, उसको प्राइवेट सीक्रेट रखने का हमारे देश में कोई कानून नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और हमारी अदालतें एक पत्रकार को फोर्स करके बोल सकते हैं कि आपको अपने सोर्स के बारे में बताना होगा, और यदि आपने नहीं बताया तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि कोर्ट के खिलाफ जाने जैसा माना जाएगा, उसको कोर्ट की अवहेलना करना, अपमान करना माना जाएगा, और आपको उसके लिए दंड दिया जा सकता है। तो यदि कोई पत्रकार कोर्ट की बात नहीं मान रहे और वो अपने सोर्स का नाम नहीं बता रहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर काउंट होगा।
आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो लाइक कर दो अगर सब पसंद आ रहा है, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो। मैंने एक वीडियो एनालिटिक्स में देखा कि बहुत से लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। एकदम फ्री है, प्रेस कर दो, वीडियोस आते रहेंगे तो ऊपर नोटिफिकेशन आता रहेगा, कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगा। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे में रिसेंटली हमने देखा कि कोई कानून नहीं है जर्नलिस्टिक सोर्सेज का, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बात बोली? सुप्रीम कोर्ट ने बोला वैसे ये बात तो सही है, हम मानते हैं कि जर्नलिस्टिक सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उन्होंने बोला कि अगर जर्नलिस्टिक सोर्सेज जो हमारे पत्रकारों के सूत्र हैं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं करी गई तो अगली बार वो कोई भी खबर नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कि हमारी तो सुरक्षा है नहीं, मैंने अगर ये से खबर बता दी तो कल को तो वो बड़ा आदमी मुझे ही मरवा देगा, मुझे ही किडनैप करा देगा, मेरे परिवार को हार्म कर देगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, हमारे यहाँ जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज है उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई कानून या जजमेंट है नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछ रहा था कि हमारे यहाँ जर्नलिस्टिक सोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है, वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। आज की तारीख में कोई कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर आप मीडिया को, प्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनको ग्रो करवाना चाहते हो, नागरिकों तक एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, मतलब ये सास बहू साजिश में तो कुछ नहीं रखा कि रसोड़े में कौन था, राशि बहन थी, तो ये दर्शकों को दिखा दो, अभी कोई न्यूज नहीं है, ऐसी न्यूज थोड़ी ना दिखानी है। मतलब कि प्रॉपरली जो न्यूज वगैरह चल रही है नागरिकों को उसके बारे में पता होना चाहिए, और तभी होगा जब सोर्स अपने जर्नलिस्ट को ये न्यूज देगा। यहां पे दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स निकल के आती हैं। एक आती है रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर। सिमिलरली ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950, यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात बोली कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है फंडामेंटल राइट है। दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन दो फ्रीडम ऑफ प्रेस सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 से हम इस राइट को डराइव कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सारी जजमेंट हैंडआउट में मेंशन्ड है। ऑल्सो हमारे यहाँ एक कानून और है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978। न्यूज में रहा, अखबार में आया। जर्नलिस्टिक सोर्सेज के बारे में क्या बोलता है मैं आपको एक बार ही बता देता हूं। हमारा जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 से बना है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम होता है बेसिकली हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, हमारा जो प्रिंट मीडिया होता है, हमारी जो प्रेस होती है, हमारे अखबार वगैरह को कंट्रोल रखना, रेगुलेट करना। उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब होता है कि इनके पास क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस होते हैं। क्वाजी जुडिशियल फंक्शन से मेरे को याद आया कि यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 4-5 बॉडीज की लिस्ट दे देगा और कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सी बॉडी के पास क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस हैं। क्वाजी जुडिशियल का मतलब होता है थोड़ी बहुत न्याय करने की पावर है, ऑर्डर पनिशमेंट सुनाने की पावर है। तो जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक सिविल कोर्ट है और उसके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स होती हैं। मतलब कि यदि कोई पत्रकार, कोई एडिटर, कोई अखबार कुछ अनएथिकल, कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उनको सजा सुना सकता है कि नहीं, ये एथिकल नहीं है, ये गलत है, ये जो है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, आप ये नहीं कर सकते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कवर नहीं होता, ये आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसे में अगर कोई पत्रकार, कोई एडिटर, कोई अखबार हाउस कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी सिविल कोर्ट की पावर और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए उनको दंड दे सकता है। यहां पे भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो ये बोले कि जर्नलिस्टिक सोर्सेज को बचाना है या उनका नाम बताना कंपलसरी है। जर्नलिस्टिक सोर्सेज को लेके ये जो कानून है ये ऑलमोस्ट साइलेंट है और ये उसकी कोई बात नहीं करता। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में ये माना है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और वो जर्नलिस्टिक सोर्सेज के बिना नहीं चल सकता। अगर आप प्रेस का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रियलाइज करवाना चाहते हो, जर्नलिस्टिक सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, वरना वो अगली बार से खबर देना बंद कर देंगे। लेकिन भारत में कोई भी कानून इंक्लूडिंग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 हमारे जर्नलिस्टिक सोर्सेज को बचाने की बात नहीं करता है। यह था आज का लेक्चर। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आरंभ बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, जहां पे कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, नोट्स 2.0 और सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में 13 अप्रैल से हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है बाय श्रीराम आईएएस, इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। साथ में ऑप्शनल का कार्निवल वीकेंड आ रहा है 15 और 16 अप्रैल को। 15 और 16 अप्रैल को पूरा दिन आप अनअकैडमी पे ऑप्शनल की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। ऑल्सो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट तो आ ही रहा है 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे। ये टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, जहां पे आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एंड ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं जीएस और ऑप्शनल के, इनको जरूर एनरोल करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।